हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान पेपर हल 2025 क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड द्वारा आया है, जिसका सेट नंबर है 824 सीएम। और मैंने आपको इस वीडियो से पहले एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बताए थे और क्वेश्चंस बताए थे कि ये पेपर में आएंगे। तो आपने देखा होगा, जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि जो बताया था पेपर में वही आया। आप चाहो तो उसको अभी रीचेक कर सकते हो और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना पेपर अच्छा करके आए होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके पेपर का जो 824 सीएम है, इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इसे देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपने पेपर में सॉल्व किया है और किस तरीके से आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन के बाद कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, किसी लेंस की क्षमता, कौन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है, तो इसका एक तो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ये कौन सा मात्रक है? ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? ये एसआई मात्रक होता है। लेकिन इसमें डायोप्टर तो दिया नहीं है, तो किसी लेंस की क्षमता का कौन सा हो जाएगा? P = 1/f। क्या हो जाएगा? 1/f। एफ को जब मीटर में लेंगे तो 1/मीटर, और 1/मीटर को हम लिखते हैं प्रति मीटर। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रति मीटर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रति मीटर। ठीक है, तो पहले का आंसर लिख दीजिए प्रति मीटर। सेकंड देखिए, एक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो ऐसा करता है? समतल है, उत्तल है, अवतल है, या उत्तल अवतल दोनों दर्पण है। देखिए, आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो उत्तल दर्पण बनाता है और अवतल भी बनाता है। अवतल कब बनाता है? जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो, तब अवतल दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है। उत्तल कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आया था ये पूछा है बड़ा, तो बड़े के लिए कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिया है, ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या दिया आपसे? ये कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक n की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? n की जो वैल्यू है ये आपको दी है 1.5। और नेक्स्ट कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल v की वैल्यू दी है 3 × 8, यानी c लिख सकते हैं इसे। वायु में प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो v की वैल्यू आपको बतानी, तो फॉर्मूला आएंगे n = c/v, सीधा सीधा। और निकालना क्या? v निकालना है, तो v = आ जाएगा c/n। c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ और अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 1.5। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। 15 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸। क्या आ जाएगा? 2 × 10⁸, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? इस क्वेश्चन में क्या है? यदि किसी निश्चित बिंदु से होकर बहने वाली विद्युत धारा आदि कर दी जाए, यानी पहले धारा थी I और अब धारा कर दी I/2, तो आपसे पूछा है उसमें उत्पन्न, क्या पूछा है? उसमें उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू बताइए कि क्या आएगी। ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है ऊष्मा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जूल वाला नियम लगाएंगे। क्या हो जाएगा? H = I² RT फॉर्मूला होता है। क्या होता है? H = I² RT होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले धारा I1 है, तो मैं यहाँ पे I1 कर देता हूँ और यहाँ पे H1 कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरे में क्या करेंगे? I1 की जगह कर देंगे I1 का आधा कर दीजिए। क्या कर देंगे? I1 का आधा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले जो धारा थी वो I थी, बाद में कितनी होगी? I/2। तो इसको मैं अगर I कहूँ, इसको मैं क्या कहूँगा? I कहूंगा, तो ये आ जाएगा I/2। क्या आ जाएगा? I/2 का स्क्वायर कर दिए, ये होगा R और ये होगा T। और लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए निश्चित प्रतिरोध, तो यानी R और R तो फिक्स रहेंगे, R1 R2 वैल्यू फिक्स रहेगी, तो आप करेंगे H1/H2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा I का स्क्वायर RT अपॉन I की जगह क्या कर देंगे बाद में? I/2, क्योंकि आधी धारा हो गई, और यहाँ पे RT से RT कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा H1/H2 = ये आएगा I², और यहाँ पे आ जाएगा I²/4। I² से I को कैंसिल, तो 4 ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गया H1/H2। क्या आएगा? H1/H2 की वैल्यू आ गई 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पे H2 को जब निकालेंगे तो आ जाएगा H1/4। कितना आ जाएगा? H1/4, यानी 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी निश्चित तत्व से होकर बहने वाली विद्युत धारा आदि कर जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 1/4 गुनी हो जाएगी, यानी 1/4 कम हो जाएगी। ठीक है, जितनी थी उसका 1/4 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का पार्ट चालू होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखिए कार्बन C6H6 में कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो C6H6 में कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है? तो कार्बन की संयुक्तता 4 ही होती है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया था।
ठीक है ना। तो कार्बन संयुक्त कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा। प्रबल बेस कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे NaOH। NaOH कैसा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस से होते हैं वो कैसे होता है, NaOH होता है। क्या होते हैं, जो OH आयन देते हैं घुलने के बाद कंप्लीटली, ठीक है, पूरा का पूरा OH आयन देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 10 में क्या पूछा है, 10 में पूछा है डेड डैश को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से देखना है कि किसको गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है क्या होता है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 जो होता है, ये वाला PbNO3 क्या होता है, PbNO3 का फुल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना, क्या होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था साधारण ताप पर द्रव धातु है, साधारण ताप पर क्या है, द्रव धातु कौन सी है, ये आपको बताना था। बल्कि इजी था, क्या कर सकते हैं, Hg एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण समझते हैं ना, जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है जो बिना घुला ठोस अवस्था में जो पाया जाता है रिएक्शन के बाद, उसको कहते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपसे पूछी गई थी, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये पहला ही हो जाएगा। एनसीईआरटी में सीधा सीधा आपको दिया है, तो एनसीईआरटी का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए BaSO4 जो ठोस बनता है ये पानी में नहीं घुलता और घुलेगा नहीं और ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो यही यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब आपका पोर्शन ब्यूटेनॉल क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए ब्यूटेनॉल 2 का सूत्र होता है ये। तो ब्यूटेनॉल क्या होता है, आप क्या करेंगे, मैथ एट प्रो ब्यूट, यानी 4 नंबर पर 4 4 दूनी 8 और 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से सुनिए, C4 यानी उसका 2 टाइम करेंगे, 2 गुना करेंगे, कितना हो गया 8, 8 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्यूटेनॉल क्या है, OL यानी अल्कोहल ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पे करेंगे C4H10O वाला, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि OH ग्रुप लगाना है हमें, कौन सा ग्रुप लगाना है, OH। अल्कोहल में क्या था OH, यानी एक H चाहिए और एक O चाहिए, तो यहाँ पे हमने O लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C4H10O वाला, इस तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये पूछा गया बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। तो ये तो आपको आता ही होगा, इसे आप कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने कौन सा, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो थायरोक्सिन आप जानते हो गले में एक रोग हो जाता है, उसकी वजह से आयोडीन की कमी से ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है आयोडीन से बनता है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की। तो आयोडीन से, ये वाला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे मध्य क्रॉस कराया, तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने पौधों का प्रतिशत था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप क्या करके आए, ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या करना होता है, इसमें क्रॉस लगाना होता है। क्या करना होता है, इसमें क्रॉस लगाना होता है। क्रॉस लगाने से पता लगता है कि इसमें किस तरीके बनते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि 100% इसमें लंबे पौधे बने। कैसे बने, 100% लंबे पौधे बने। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है। पारितंत्र का मतलब होता है बायोटेक कंपोनेंट, और बायोटेक का मतलब होता है जिसके पास जीवन होता है। तो यहाँ पे देखिए खनिज, ताप और वायु, ये तीनों ही नहीं आएंगे, ये नॉन बायोटेक में आएंगे। और यहाँ पे बचता है आपका हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, आप ये बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स जो होती हैं स्टोमेटा मिलती हैं। किसमें मिलती हैं, स्टोमेटा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो परावैंगनी किरणों से करती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये देखिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए,
सुमेलित करने का मतलब ये बताना करेक्ट कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन पहला ही करेक्ट था, क्योंकि जो फिजन है यानी विखंडन जो है वो अमीबा में होता है। आपने देखा अमीबा जो होता है फिर उसके साथ में थोड़ा सा पार्ट बनता है जो फिर वो बाद में टूट के अलग हो जाता है, तो वो क्या होता है, फिजन होता है। क्या होता है, फिजन प्रोसेस होती है, तो यानी विखंडन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो MCQ 20 का आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो बताए थे वही आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है उपभाग 1 का, यहाँ पे आपसे दिया है नाममात्र किरण की सहायता दूरदृष्टि दोष को समझाइए, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित कर सकते हैं। ये आपको पता ही हुआ। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है बताइए। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा होता है, उत्तल उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। डायग्राम आप बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक होता है निकट, निकट में कौन सा आता है, अवतल, और दूर वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, दिया है। तो जो दिया है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, दिया है तो u 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, तो u की वैल्यू होगी माइनस के 16 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है आवासी प्रतिबिंब बनाता है, कैसा होता है आवासी, तो आवासी के लिए जो m का मान होगा वो माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा। कैसा आएगा, प्लस में। तो आवर्धन होता है प्लस आवासी के लिए। तो दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो क्या होता है आवासी प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर, तो v की वैल्यू जो आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि आवासी है तो इधर बनेगा तो ये जाएगा प्लस का। अब आपसे क्या पूछा है, आप प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। तो m की वैल्यू क्या होती है दर्पण के लिए, माइनस v/u, तो माइनस ऐसे रहेगा। v की वैल्यू कितनी होगी 12 और u की वैल्यू होगी माइनस के 16। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 12 और 4 × 4 = 16, तो आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4 यानी 0.75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है छोटा होता है, देख सकते हैं उत्तल दर्पण की कहानी हो रही है। तो दर्पण का प्रकार भी पूछा है इसमें, तो आप लिख सकते हैं उत्तल। कैसा लिख सकते हैं, उत्तल। क्यों, क्योंकि m का मान जो है 1 से कम है। यहाँ पे देखिए m का मान 1 से कम है, तो आंसर आ जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए। ये आप कर चुके होंगे, डायग्राम बना सकते हैं। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना है, कितना है 3 गुना, तो 3 गुना दिया है, इसका मतलब आवर्धन दिया है आपको। क्या दिया है, आवर्धन, यानी m की वैल्यू दी है आपको। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो दी है वो 3 है, कितनी है 3। तो एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा बनाएगा नीचे, यानी m की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी। और जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u का मान हो जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी बताइए, तो ये आपको बताना है। क्या करेंगे, पहले m = माइनस v/u लगाएंगे, तो यहाँ से v की जो वैल्यू निकलेगी माइनस के mu आ जाएगी। अब m कितना है, यहाँ पे देखिए माइनस थी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे u का मतलब यहाँ माइनस के 15 है, और 15 का मल्टीप्लाई तो माइनस के 45 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करिए, आंसर इसका आ जाएगा जो भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया था, तो आप देख सकते हैं 2 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 और लगाए किस क्रम में आ जाएंगे, पहले श्रेणी खत्म होगा फिर आ जाएंगे समांतर में। तो समांतर के लिए आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, तो 1/r की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 2/5, 1/r की वैल्यू, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 यानी 2.5 ओम यहाँ ऊपर वाले से पूरा प्रतिरोध आ जाएगा। एक प्रतिरोध ये दिया था आपको, कितना दिया 1.5, तो फिर देखिए पहले श्रेणी खत्म हुआ फिर समांतर फिर श्रेणी में आ जाएगा, तो लास्ट में जो प्रतिरोध आएगा इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध आएगा ये आएगा 2.5 प्लस 1.5, और आप इसे जोड़ देंगे 3 और 1 4 ओम, कितना हो जाएगा 2.5, और ये 3 और 4 ओम हो जाएगा, तो पूरा प्रतिरोध कितना हो गया 4 ओम। तो आर की वैल्यू जो आ गई, आर इक्विवेलेंट की आ गई 4 ओम, और यहाँ पे वी वोल्टेज कितने दिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 वोल्ट दिए हैं, और करंट पूछा तो I = V/R लगाइए, यहाँ पे 8/4 आ जाएगा, यानी 2 एम्पीयर का करंट इसमें पूछा गया है कि अमीटर ए द्वारा वैद्युत धारा द्वारा कितना करंट प्राप्त होगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 एम्पीयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। और भी 1-2 रीजन आप इसे लिख कर आए होंगे, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कारक बताइए जिन पर धाराविक परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो क्या क्या होता है, तो फेरों की संख्या होती है और एक होता है करंट। फेरों की संख्या बढ़ा देंगे और करंट को बढ़ा देंगे तो क्या है, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक किस प्रकार भिन्न है आपको पता है। विद्युत चुंबक में क्या है, धारा के मान पर उसकी जो चुंबक जो है उसकी चुंबक की जो स्ट्रॉन्गनेस है
स्टोनेक्स का मतलब मजबूती है, वो उस पर निर्भर करती है, धारा को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो वो भी कम ज्यादा हो जाती है। स्थायी क्या होता है, उसकी फिक्स रहती है। नेक्स्ट देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको मैंने बताया था, ये तो वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे तो आए थे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है घरेलू प्रपत्र में फ्यूज का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है ना। तो सुरक्षा एक युक्ति है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, और जैसे फ्यूज में ज्यादा करंट आता है, बहुत ज्यादा करंट आएगा तो वो क्या हो जाता है, वो क्या है, ब्रेक हो जाता है, सर्किट को क्या करते हैं, ओपन कर देता है, और सर्किट को ओपन करने का, खुला करने के बाद वो जो है करंट फ्लो नहीं होने देता, बाकी सेफ्टी डिवाइस में यूज होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा था वैद्युमय तार, उदासीन तार और भूसंबंधी तार में कौन कौन सा कलर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भूसंबंधी तार मतलब अर्थिंग वाला वायर है, कौन सा अर्थिंग, तो अर्थिंग कौन सा होता है, ग्रीन होता है, अर्थिंग यानी हरी। अर्थ कैसी होती है, ग्रीन, ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है इसे, तो ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ग्रीन कर देंगे। और ये आपको पता ही होगा, एक उदासीन होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ब्लैक, कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। और ये लाइव वायर होता है वैद्युत में, तो इसका होता है लाइव का मतलब लाल, तो ये हो जाता है लाल, तो पहले का लाल, फिर आप ब्लैक कर देंगे, फिर ग्रीन हो जाएगा। और हम अर्थिंग क्यों करते हैं आपको पता ही है, ये भी एक सेफ्टी की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिए गए थे, यहाँ पे देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम कर चुके हैं। ये दिया था सांद्र सल्फाइड एस के अशुद्ध, ये आप कर चुके होंगे, ये तो आप लिख के आएंगे पूरा का पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था निम्नलिखित औपचारिक अपचायक पदार्थ के कार्ड सहित लिखिए, तो आप यहाँ बता सकते हैं इसमें आप क्या करके आए, बहुत इजी था। यहाँ पे देखिए 2 प्लस है, यहाँ 3 हो रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है वहां पे क्या होता है, आप इसे बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा करके आएंगे, आपके नंबर को प्राप्त करने वाले थे। ये भी आपने लिख दिए होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रेंजक चूड़ और सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या अकार्बनिक योगों के उपयोग लिखिए, इनके क्या क्या उपयोग हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, पीओपी की जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन को आप करके आएंगे। साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया को समझाइए, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पेपर में मे भी 1 या 2 नंबर ही कटे, बाकी पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आहार श्रृंखला मानव में वृद्धि हार्मोन, तो हार्मोन वाला टॉपिक पहले से इंपोर्टेंट था, तो यहाँ से क्वेश्चन दिया ही है। सुपोषी विषमपोषी पोषण में, और यहाँ से विभेद कीजिए, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, ये आप देखते हैं जैसे कोई कहीं पर भी गर्म चीज पे हमारा हाथ लग जाता है ऑटोमेटिकली वो हट जाता है, वहां पे क्या ब्रेन कनेक्ट नहीं कर पाता, ब्रेन को बाद में से जाता है, तब तक ये क्रिया हो चुकी होती है, और इनको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और एक पूछा गया था लिम्फ यानी लसिका क्या होता है, और ये आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री सॉरी ये बायोलॉजी का टॉपिक थे, सारे किसके थे, बायोलॉजी के। तो पेपर मेरे हिसाब से इजी ही था, बहुत ज्यादा इजी टू मॉडरेट था। कैसा था, इजी टू मॉडरेट, यानी हार्ड पेपर नहीं आया है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपके इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।